बच्चों भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कर्व किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। पहले वाले पे आते हैं बच्चों। रेट इज फिक्स, रेट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। इसका मतलब तुम्हारा ये किस टाइप का है, रेट इज इक्वल टू के, मतलब इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमें बताया टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर अगेन जीरो ऑर्डर। अब इसमें थोड़ी फील ये आ रही होती है कि सर ऐसा कर्व होता, ऐसा कर्व होता तो ये हमारा क्या बन जाता बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हाँ है ना, आई मीन ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी इज ए टी। लेकिन अंडरस्टैंड करो उसमें ये ऐसे नहीं जा रहा होगा, इट मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट, पॉइंट से स्टार्ट होकर ऐसे जा रहा होगा। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को एक पॉइंट पे टच कर रहा है ये वाई एक्सिस को, जबकि हमें जो कर्व दे रखा है उसमें इट इज नॉट टचिंग द वाई एक्सिस एट एनी पॉइंट। सो आइडिया इज ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर। ये किसी में भी हमारा कोई भी हमारा रिएक्शन ऐसी नहीं हो सकती। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? आई मीन इट हैज टू स्टार्ट विद सम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट कैन नॉट बी, इट हैज टू टच दैट वाई एक्सिस। तो ये हमारा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन तो गाइस रिएक्टेंट की कम होगी ही होगी, इट कैन नॉट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब तो ये हो गया कि रिएक्शन ही नहीं हो रही है। कंसंट्रेशन कैन नॉट बी फिक्स, रेट कैन बी फिक्स, कंसंट्रेशन कैन नॉट बी फिक्स। कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब है तुम्हारा रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो ये भी हमारा किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब हमें कहा गया है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और वी कैन से इट इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कर्व। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन का हमें कर्व दे रखा है। तो बच्चों देखो रेट क्या होता है, के ए रेज़ की पावर एन। तो लॉग रेट क्या बन जाएगा, इट विल बी लॉग के प्लस एन लॉग ए। हाँ या ना बच्चों? ये हमारा आ गया लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एक्स, ये हमारा आ गया लॉग ऑफ रेट वाई, ये हमारा हो गया सी, और ये हमारी हो गई ऑर्डर। बेसिकली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन क्या है बच्चों, एन। ये हमारा क्या बन गया, स्लोप। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उस रिएक्शन का ऑर्डर सबसे ज्यादा होने वाला है। मोर इज द स्लोप, हायर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, डी की, फॉलोड बाय बी। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आंसर क्या होगा, बेसिकली इट विल बी डी फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय ए फॉलोड बाय सी। दिस इज द ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। क्लियर है? ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया था, मैं इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देता हूँ। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डी में सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, और सी में सबसे कम है। सी की स्लोप सबसे कम है, डी की स्लोप सबसे ज़्यादा है बच्चों। और स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमने इसे कैसे किया। पहले लॉग लिया, ये हमारी y इंटरसेप्ट हो गई, इसको मैं लिख देता हूँ सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख रहा है, दिस इज द y इंटरसेप्ट। ओके बच्चों, क्लियर हो गया ना? गुड। अच्छा बच्चों एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन इस पे आ रखा है, जीरो ऑर्डर इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप्स का मतलब हो गया इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड दैट इज ट्रू। सोचा भी जा सकता है इसे कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर, मतलब और जीरो ऑर्डर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। व्हाई इज दैट? अगर ये एलिमेंट्री होती, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
if zero order reaction was not a complex reaction, was elementary reaction. अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो जो तुम्हारा मॉलिक्यूलैरिटी है वही तुम्हारा ऑर्डर होता। हाँ है ना बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये है मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल टू ऑर्डर। हाँ है ना बच्चों? और हमें क्लियरली पता है कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो। हाँ है ना बच्चों? भाई अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री होती तो मॉलिक्यूलैरिटी वुड हैव बीन इक्वल टू ऑर्डर, एंड वी नो ऑर्डर कैन नॉट बी, सॉरी मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो। हाँ है ना? ऑर्डर जीरो हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो। गॉट इट और नॉट गाइस? दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती, कि ऑर्डर तो जीरो आ जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई a zero order reaction cannot be an elementary reaction. It has always got to be a complex reaction, या let us say a multi-step reaction। बच्चों समझ में आया या नहीं आया गाइस? गुड। बच्चों में क्या रखा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोज एज दिस वेयर T is in hours। अब हमें कहा गया है a dose of antibiotic takes 1 hour to reach the wound। Once it reaches there, the bacterial population goes down as dn by dt equal to minus 5n square। What is the plot of n naught by n versus t after 1 hour? After 1 hour का मतलब है जब हमारा एंटीबायोटिक पहुंच चुका है वूंड तक, उसके बाद what is the जो तुम्हारा बैक्टीरियल पॉपुलेशन है उसका हमें दे रखा है, इट गोज डाउन लाइक दिस, इस तरीके से नीचे आता है। एन नॉट बाय एन का कर्व क्या होगा आफ्टर 1 आवर? आफ्टर 1 आवर का मतलब समझ आ रहा है? आफ्टर द एंटीबायोटिक हैज रीच इन द वुंड, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ एन नॉट बाय एन वर्सेस टी? आफ्टर 1 आवर व्हाट इज द प्लॉट ऑफ एन नॉट बाय एन वर्सेस टी? एक काम करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी एन बाय एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 5 डी टी। लेट अस इंटीग्रेट दैट। ठीक है ना बच्चों? क्या बनेगा गाइस? एन नॉट से एन, you'll have 1 by n minus 1 by n naught is equal to 5t। ये t वो है after the antibiotic has reached in the wound। क्लियर है बच्चों? after it has reached the wound, उसके बाद हम t देख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 1 by n is equal to 1 by n naught plus 5t। n naught से मल्टीप्लाई कर दो, ये will have n naught by n is equal to 1 plus 5 n naught t। हमें पूछा गया n naught by n वर्सेस t का कर्व। ओके गाइस, ये तो पूछा गया ना बच्चों, n naught by n वर्सेस t का कर्व। तो गाइस यू कैन इजीली रिलेट, ये y इक्वल टू mx प्लस c टाइप है, वेयर c इज दिस बच्चों। तो कैसा जाएगा? इट विल गो लाइक दिस गाइस, n naught by n वर्सेस t का कर्व ऐसा जाएगा। कितने बच्चों को इसमें डाउट है गाइस? ओके बच्चों, हमें दे रखा है रेट कांस्टेंट इज 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम टू 2.5 माइक्रोग्राम? गाइस हमें इतनी आदत होती है फर्स्ट ऑर्डर देखने की, जीरो ऑर्डर दिखता भी है तो वी फॉरगेट कि यार मतलब वो जीरो ऑर्डर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट्स देखो गाइस। हमारा नॉर्मली रेट कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 माइनस n टाइम इन। क्लियर बच्चों? ये होता है हमारा आइडिया बीइंग, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन की बजाय ग्राम दे रखा है, माइक्रोग्राम में दे रखा है रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन की बजाय ग्राम में दे रखा है, एंड इट इज गिवन टू अस एज ग्राम पर ईयर। टाइम इनवर्स तो है लेकिन कंसंट्रेशन की जगह ग्राम दे रखा है। एंड डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे n शुड बी इक्वल टू 0। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? जब n 0 होगा तभी तो कंसंट्रेशन की जगह अगर हम ग्राम ले रहे हैं तो एक ग्राम पर ईयर आएगा।
अगर ये सिर्फ पर ईयर होता तो हम कहते इट इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम कहते पर ग्राम ईयर होता, मतलब ऐसे होता, माइक्रोग्राम इनवर्स ईयर इनवर्स, तो इट वुड हैव बीन सेकेंड ऑर्डर। अभी हमें ग्राम माइक्रोग्राम पर ईयर या ग्राम पर ईयर में दे रखा है, सो दिस इज एक्चुअली अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों। कैसे करोगे गाइस? हम कहेंगे फॉर्मूला में हम डालेंगे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। की हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, ये हमें दे रखा है 2.5 माइक्रोग्राम, और ये हमें दे रखा है 5 माइक्रोग्राम। के भी हमें दे रखा है 0.05। यहाँ से टी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा गाइस? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। टी इज गोइंग टू बी योर आंसर। समझ गए बच्चों? गुड। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को और देखो। हमें पूछा गया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दे रखा है वाज दिस। इनिशियल प्रेशर था 363 टॉर्क और रेट वाज दिस व्हेन 5% had reacted, and the rate was this when 33% had reacted. What is the order of reaction बच्चों? हम कहेंगे रेट क्या होता है? K a raised to power n। रेट हमें दे रखा है 1 था जब 5% A had reacted, और A का इनिशियल प्रेशर दे रखा है 363 टॉर्क। 363 was इनिशियल, 5% रिएक्ट हुआ तब रेट था 1 बच्चों, 1 टॉर्क पर सेकेंड। तो यहाँ पे उस वक्त ए की कंसंट्रेशन क्या है जब रेट तुम्हारा 1 टॉर्क पर सेकेंड है? उस वक्त ए की कंसंट्रेशन इज दिस बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ए की कंसंट्रेशन या लेट अस से प्रेशर, यू गॉट द आइडिया। मतलब प्रेशर ले सकते हो, कंसंट्रेशन ले सकते हो। यहाँ पे प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर ले लिया कि रेट वाज 1 व्हेन द प्रेशर वाज दिस। 5% उस वक्त रिएक्ट कर चुका है बच्चों, और हमें कहा गया है रेट इज 0.5 व्हेन 33% हैज रिएक्टेड। मतलब बचा कितना है बच्चों? इतना। दिस इज द जब प्रेशर, होल्ड ऑन अ सेक, जब प्रेशर ये था उस वक्त रेट वाज दिस, जब प्रेशर ये था उस वक्त रेट वाज दिस। पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज द ऑर्डर। रेशियो लो, इट विल बी दिस बाय दिस रेज़ टू पावर n। यहां से n आ जाएगा बच्चे, n इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये सारा? इज दिस क्लियर और नॉट? ओके। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो। 2x गिविंग b इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब इनिशियल कंसंट्रेशन x की 0.2 है, हाफ लाइफ इज 6 आवर्स। When the initial concentration is 0.5 molar, what is the time required to reach final concentration of 0.2 molar? पहली चीज गाइस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखे तो AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT लगाएंगे। अब हमें दे रखा है कि ये 0.5 सॉरी ये 0.5 मोलर है, ये 0.2 मोलर है। T क्या होगा यार? T के लिए K और पता होना चाहिए। के निकालने के लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 थी तो हाफ लाइफ वाज 6 आवर्स। ओके, हमें पता है हाफ लाइफ इज ए नॉट बाय 2k। हाँ है ना? हमें कह रखा है जब ए नॉट 0.2 मोलर था, 0.2 मोलर था तो हाफ लाइफ कितनी थी बच्चों? 6 आवर। यहां से के निकालो, के आ जाएगा, ऊपर वाले में डालो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी बच्चों। समझ में आया है नहीं आया गाइस? ओके ग्रेट।